गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस इसके अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है नगरीकरण का स्वरूप। नगरीकरण का स्वरूप। इसके अंतर्गत हमने नगरीकरण के स्वरूप की अवधारणा और इस स्वरूप के सकारात्मक जो है विशेषताएं है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने अपने पहले वाले वीडियो में जैसे इनकी विशेषताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार के अवसर, जाति व्यवस्था का समापन, धार्मिक संकीर्णता का अभाव, अनेकता में एकता की स्थिति, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज हम इससे आगे नेक्स्ट जो हमारा आज का बिंदु है वह है उच्च प्रशासनिक व्यवस्था। उच्च प्रशासनिक व्यवस्था यानी जितना बड़ा नगर होगा, जितना बड़ा शहर होगा, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह भी उतनी ही सुलभ तथा उच्च होगी। तो यानी नगरीय जीवन में उच्च प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप देखा जाता है। इस जीवन में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना जब घटती है तो नगर के समस्त अधिकारी एकत्रित हो जाते हैं तुरंत से तथा उस समस्या का समाधान करने लगते हैं। अपराधों की दृष्टि से भी नगरीय जीवन में पुलिस बल की जो संख्या है वह अधिक होती है, जो अपराधों को रोकने का प्रयास करती है। इसी प्रकार जैसे जल है, बिजली है, परिवहन है, इन सब की समस्या साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय जीवन में प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जा सकता है। यानी नगर में किसी भी प्रकार की समस्या को ले लो या फिर जैसे ये जो समस्या है, जैसे बिजली की बताई है, पानी की बताई है, अपने परिवहन की बताई है, इन सब समस्याओं में जो है प्रत्येक जीवन में प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जा सकता है। जब ये समस्याएं होती है तो उनके समाधान भी प्रशासन के माध्यम से जल्दी ही हो जाते हैं। तो यानी जितना बड़ा नगर होगा, जितना बड़ा शहर होगा, वहां की प्रशासन व्यवस्था उतनी ही उच्च होगी और अच्छी होगी। फिर है गुटबंदी का अभाव। अब गुटबंदी का अभाव के अंतर्गत जैसे नगरीय जीवन में विविध प्रकार के गुटबंदी जीवन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि शहर में जो है गुट बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और किसी के लिए टाइम नहीं है। वह अपने काम में मस्त रहते हैं, काम करते हैं और अपने घर में मस्त रहते हैं। तो यानी इनमें जो है जैसे प्रत्येक व्यक्ति रोजगार के लिए शहरी जीवन में प्रवेश करता है, इसलिए प्रथम उसको अपने कार्य से ही समय नहीं मिलता, यानी अपने काम में मस्त रहता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि के लिए अतिरिक्त कार्य करता, वह यह सोचता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या फिर मैं जो कमा रहा हूँ उसमें वृद्धि कैसे की जाए। तो आय में वृद्धि का के लिए सोचता है और इसके अतिरिक्त
वह काम करने की कोशिश करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह समय प्राप्त नहीं कर पाता है कि वह फालतू की इधर उधर की बातें करे या फिर लोगों के पास जाके बैठे गुट बनाए। नगरीय जीवन में पृथक पृथक स्थानों से, अलग अलग स्थानों से आय होने के कारण भावात्मक रूप से अधिक लगाव नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई कहीं से आकर रहता है, कोई कहीं से आकर रहता है, वो सिर्फ रोजगार के लिए वहां आकर रहते हैं तथा उनकी यह मानसिकता तथा यह सोच रहती है कि हमको हमारा रोजगार कैसे बढ़ाना है, हमारे आय में वृद्धि कैसे करनी है। तो इस प्रकार से वह अधिक भावात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए होते, केवल अपने जो है उनका जो प्रोफेशनल है, जैसे कार्य है, उस वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिससे कि उनमें गुट बनाने की उनको समय ही नहीं मिलता है। इस प्रकार नगरीय जीवन गुटबंदी और खराब राजनीति से ग्रसित नहीं होता है, क्योंकि उनको समय ही नहीं मिलता है गुटबंदी करने के लिए। फिर है सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। अब जितना बड़ा नगर होगा वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उतनी ही अधिक अच्छी होगी। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि सरकारी सुरक्षा के अतिरिक्त जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा है उसकी भी व्यवस्था नगर में होती है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, उन बिल्डिंग्स के चारों ओर बाउंड्री बना दी जाती है। बाउंड्री बनाने के बाद गेट लगाया जाता है। गेट लगाने के बाद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को देखते हुए उस गेट पर जो है एक गार्ड रख दिया जाता है। गार्ड को ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिससे कि वह गार्ड वहां पर सुरक्षा करता है और अपनी ड्यूटी करता है। तो यानी सरकारी सुरक्षा के अतिरिक्त नगरीय जीवन में व्यक्ति जो है व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए जो है कई प्रकार के कार्यकर्ता व्यवस्था करता है उससे संबंधित। इसलिए नगर में जो है व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी होती है। उसके बाद है सामाजिक बुराइयों का अंत। सामाजिक बुराइयों का अंत। अब जो है नगरीय जीवन में व्यक्तियों की सोच छोटी न होकर उनकी सोच व्यापक होती है। इसलिए नगरीय जीवन में जो सामाजिक बुराई का अंत हो जाता है, क्योंकि लोग वहां शिक्षित होते हैं तथा शिक्षित लोग जो समाज से संबंधित जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे नगरों में जातिवाद है, धार्मिक संकीर्णता है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, जादू टोने हैं, जातिवाद है, लिंग भेद है और बाल विवाह है। ये सारी जो बुराइयां है समाज में फैली हुई है, ये बुराइयां देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बाल विवाह शहरों में किए नहीं जाते हैं, लड़का लड़की में भेद किए नहीं जाते हैं तथा जादू टोने होते नहीं है। उसके बाद जैसे रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता से इन द सेंस जैसे पुरानी जो दकियानुसी बातें हैं वह उनको न मानते हुए एक नवीन धारणा अपनी तरफ से विकसित करते हैं। तो इसलिए ये जो समाज में फैली हुई जो विभिन्न प्रकार की जो बुराई है, जैसे पर्दा प्रथा भी है, सती प्रथा भी है, लड़के लड़की में भेद करना है, ये सब जो बुराइयां है वह नगरीकरण में नहीं देखी जाती है। तो यानी नगरों में जो है इन जो सभी सामाजिक जो बुराइयां है उनको अंत किया जाता है और समाज से इनको अलग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है तर्क व सिद्धांतों का व्यवहारिक लाभ एवं उपयोगिता को देखता है। यानी जब वह कोई कार्य करता है तो उनके आधार पर जो तर्क है और जो व्यवहारिक सिद्धांत है उनको देखते हुए किसी कार्य को करता है। यदि किसी परंपरा की उसके जीवन में उपयोगिता है, अगर वो मानते हैं ये जो परंपरा है इस परंपरा का हमारे जीवन में कोई उपयोगिता है, तो उसके विकास में जो है वो व्यक्ति बाधा नहीं डालते हैं और ना ही उससे जो है बाधा उत्पन्न होती है।
बल्कि जो परंपरा उनको ऐसा लगता है कि हमारे विकास में बाधा डालेगी, तो वह उस बाधा डालने वाली परंपरा को त्याग देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं या फिर उसका अंत कर देते हैं। फिर है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा। स्त्री शिक्षा एवं रोजगार की उचित व्यवस्था। रोजगार की उचित व्यवस्था। आमतौर पर यह देखा जाता है कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, किंतु वर्तमान समय में नगरीकरण के कारण नगरीय जीवन में स्त्री शिक्षा को व्यापक व्यवस्था देखी जाती है। आज वर्तमान समय में लड़कियों के लिए पृथक और अलग से विद्यालय, महाविद्यालय इनकी स्थापना की गई है, जिसमें कि वह शिक्षा ग्रहण करती हैं। जैसे माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, विद्यालय है, ये जो है लड़कियों के लिए अलग देखे जाते हैं और उनमें शिक्षा प्राप्त करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलते हैं। शहरी जीवन में महिलाओं को रोजगार के अवसर भी अधिक मिलते हैं और यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को रोजगार जो है रोजगार के अवसर अधिक दिए जाते हैं। तो यानी नगरों में जो है स्त्री शिक्षा के साथ साथ उनको शिक्षित करते हुए उनके लिए है रोजगार की उचित व्यवस्था भी हो जाती है। उसके बाद है तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास। तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास। अब जो है नगरीय जीवन में सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। उसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक तथ्य को व्यवहारिक उपयोगिता एवं तर्क के आधार पर परखा जाता है। अतः इसके बाद ही उसको जीवन में स्थायी रूप से स्थान दिया जाता है। यानी यदि हम किसी बात को उनके सामने रखते हैं तो वह अपने तर्क के आधार पर उसकी जो व्यवहारिक उपयोगिता है उसको सिद्ध करेंगे और परखने के बाद उसको लागू करते हैं। अतः उसके बाद ही वह अपने जीवन में उसको लागू करेंगे और स्थायी रूप से उसको स्थान देंगे। यदि उनके कोई विकास की बात होती हो उसमें तो इस प्रकार नगरीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की तार्किक योग्यता, समायोजन शक्ति का व्यापक रूप से विकास होता है, जो कि एक मानव के बहुमुखी या चहुमुखी या सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये जो नगरीय जीवन है या नगरीकरण जो हो रहा है, नगरीकरण का स्वरूप यानी बड़े बड़े जो नगर फैल रही हैं उन नगरीकरण के स्वरूप को देखते हुए कुछ जो है समाज में परिवर्तन आया है, कुछ स्थितियों में सुधार हुआ है, कुछ बुराइयां खत्म हुई है तथा उन्हीं स्थितियों को देखते हुए जो है नगरीकरण का स्वरूप की विशेषताएं बताई गई हैं। यानी नगरीकरण से कुछ हद तक हमारा जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज में जो है बदलाव आया है। अब आज का आपका गृह कार्य, नगरीकरण का स्वरूप की क्या क्या विशेषताएं है, समझाइए। अब इस कोरोना जैसी महामारी में
2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बी स्टे एंड बी सेफ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे घर में। धन्यवाद।